माउंटबेटन कि देखो, यू कांट गेट हैदराबाद, यू कैन गेट कश्मीर, बट एग्री विद सरदार पटेल प्रपोजल. Take Kashmir, don't talk of Hyderabad. Hyderabad is not connected with you neither by sea nor by road. So this is not acceptable. This is not workable. अब वो चले गए हैं सारे कम्युनिस्ट, बख्शी गुलाम मोहम्मद टेरिबली करप्ट. आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, वो पढ़ते ही नहीं है. दोनों हिंदुस्तान को बनाएंगे. सरदार पटेल एक्सेप्टेड द पोजिशन on the left of Mahatma Gandhi, and Nehru was always seated with Gandhi on his right. Then Gandhi actually taught India to accept this proposition. ये उसूल मान लो, हिंदुस्तान को, नए हिंदुस्तान को दोनों लोग बनाएंगे. तो जर्मनी में हो गई थी. कभी भी मैं आपको बताऊंगा, कभी भी डरता हूं कहीं वही हिंदुस्तान में ना हो जाए जो जर्मनी में हो गया था. फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज आज हमारे मेहमान हैं. एक लंबा अरसा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब ने सियासत को दिया है. ज़रा जम्मू कश्मीर जो एक ज़माने में रियासत थी, अब यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुकी है. हालात भी ज़रा बदल चुके हैं. उस जमात के हालात भी बदले हैं जिस जमात से इस वक्त सैफुद्दीन सोज साहब का ताल्लुक है. सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस का उरूज देखा है. इस वक्त जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में एक जवाल की तरफ जा रही कांग्रेस, उरूज और जवाल के बीच में प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब खड़े हैं. आपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भी देखा, फिर अब राहुल गांधी का जमाना है. आहिस्ता आहिस्ता सीनियर्स भी चले जा रहे हैं, जो कंटेम्परेरी हैं राहुल गांधी के वो भी पार्टी छोड़ कर चले जा रहे हैं. तो सोज साहब, क्या वजह है कि एक जो उरूज था जमात का, उसमें क्या खास बात थी उस वक्त की लीडरशिप में, और अब जब जवाल है तो इस लीडरशिप में क्या खामियां हैं, क्या संभाल के नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, आपका नजरिया ये है, मेरा नजरिया दूसरा है. वो ये है कि एवोल्यूशन जो है आइडियाज का, ये बदलता रहता है, निखरता रहता है. तो कांग्रेस एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है. तो कभी लोगों को लगा होगा उरूज पर है, कभी लोगों को लगा जवाल पर है, लेकिन आइडिया अपनी जगह है. और कांग्रेस के आइडिया की ज़बरदस्त पजीराई होगी अगले ज़माने में. तो मैं नहीं मानता ये जवाल पर है. आज दूसरे किस्म के हालात है, पहले दूसरे किस्म के हालात थे. लेकिन मुझे ख्याल है कि राहुल गांधी जी या सोनिया जी या मिल्की प्रियंका जी, तीनों लोग जो है, क्योंकि एक चीज़ है, ये जो मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कि भाई ये महात्मा गांधी की पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू के, उसके बाप मोतीलाल नेहरू, इन्होंने आनंद भवन को कांग्रेस को दिया. ये वो नहीं लोग जो मांगते हैं, इन्होंने दिया है. बड़ी कुर्बानी जवाहरलाल नेहरू, आनंद भवन से मोतीलाल नेहरू ने बड़ी कुर्बानी दी है. इन्होंने दिया है, इन्हें लिया नहीं है, क्योंकि वो बालियाकत लोग थे. मोतीलाल नेहरू इतना बड़ा वकील था कि पेरिस से उस जमाने में उनके कब्जे दुल के आते थे. ये तो सबको मालूम है, बजाय सिर्फ उन लोगों को मालूम नहीं है जो बीजेपी की लीडरशिप में आज बहुत बोलते रहते हैं. उनको कुछ पता नहीं हिंदुस्तान की तारीख का, उनको कुछ पता नहीं है एवोल्यूशन ऑफ पार्टी कांग्रेस की, जो है, जो महात्मा गांधी की पार्टी जी. तो इसके बाद यह है कि आप समझते हैं कि जवाल पजीर है, जवाल पजीर नहीं है. आइडियाज का यही होता है. मतलब सवाल है, जो एवोल्यूशन होता है तो कभी कभी बातें निखर जाती हैं, कभी लगता है कि वो फैलते नहीं हैं, उनमें वो हिस्स नहीं है आगे बढ़ने की. सो साहब, मैं ये सवाल आपकी खिदमत में मैंने इसलिए रखा था कि इस वक्त देखें, 2-3 रियासत में तो इलेक्शन चल रहे हैं. इलेक्शन के बीच में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनकी मसरूफियात आपसे बेहतर कौन जान सकता है, उसके बीच में से टाइम निकाल कर अपनी पार्टी को जिताने के लिए वो गुजरात में है. कांग्रेस की तरफ से ना राहुल गांधी हैं, ना सोनिया गांधी हैं, ना प्रियंका गांधी हैं. जब आप कहीं है ही नहीं है
फिर ये दावा क्यों कि ये पार्टी हमारी है, क्योंकि पार्टी तो आप ही की वजह से जमीन बोस हो रही है ना सर। हाँ, वो तो मैं तो सोनिया जी को लिखने वाला हूँ, वो जरा सीरियसली लेते हैं मेरी कोई राय हो गई, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांगता, मैं बल्कि मैं दिल्ली से चला आया क्योंकि मुझे लिखना था, लिखना पढ़ना था। तब से मेरी तीसरी किताब भी आने वाली है, सरदार पटेल और कश्मीर, और पुंछ भी पहुंचेगी, राजौरी भी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि देखने का अंदाज बदल सकता है, पार्टी का एवोल्यूशन होता है, कभी थोड़ा सा मध्यम और कभी तेज रफ्तार। तो जैसे लोग आ जाएंगे कांग्रेस में, वो कांग्रेस की बात करते रहेंगे, लेकिन मैंने तारीख में देखा कि ये कभी ऐसे लगता है कि कमजोर है, दूसरे मौके पे लगता है कांग्रेस बहुत या आगे बढ़ गई है। तो ये अंदाजा जो है, जाविये निगाह जो है देखने का, ये अलग अलग हो सकता है, मगर मजमूई तौर पर मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल संवारने के लिए जो तारीख और जो तजुर्बा कांग्रेस को है, वो जो आज के वहां दनदनाते हैं बीजेपी के बड़े लीडर, तो उनको किसी मौके पर यह समझ आएगा इस वक्त प्रोपेगेंडा है। दे आर प्रोपेगेंडिस्ट, बी इट मोदी, बी इट अमित शाह, बी इट ऑल देयर कोलीग्स, दे हैव नॉट पास थ्रू द मिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अगर उनको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हिंदुस्तान का, वक्त वक्त पर क्या क्या तरमीमात हो गई है, वो नहीं जानते। उनकी नॉलेज है सुपरफिशियल, और वो प्रोपेगेंडा करते हैं। ये कोई निराली बात नहीं हिंदुस्तान के लिए, यही बात तो जर्मनी में हो गई थी। कभी भी मैं आपको बताऊंगा, कभी भी डरता हूं कहीं वही हिंदुस्तान में ना हो जाए जो जर्मनी में हो गया था। वहां हिटलर को, फूहरर को गोबल्स मिल गया। तो कभी कभी सोचता हूं जो जर्मनी में फूहरर था, हिटलर था, उसको गोबल्स मिल गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो भी वही करे, तब तो हिंदुस्तान जवाल पजीर हो जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ वाबस्ता हूं, वो बीजेपी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए किस किस्म का प्रोपेगेंडा ये करते रहते हैं। जी सर, जहां ही बोलेंगे। जी सर, ये जिस किताब का आपने जिक्र किया कि वो आने वाली है, कश्मीर और पटेल, तो कुछ बताएंगे सर? पटेल के रिश्ते, या पटेल क्या किस तरह समझता था कश्मीर को? क्या वैसे ही समझता था जैसे इस वक्त बीजेपी हमें समझा रही है सर? नहीं, पटेल सरदार एक चीज है, हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि महात्मा गांधी बहुत ही दाना आदमी था, वाइज था, और उसके जो दो साथी थे, जवाहरलाल नेहरू दाएं तरफ, सरदार पटेल बाएं तरफ। गांधी के पास कभी ये नहीं हुआ कि लेफ्ट को बैठे जवाहरलाल नेहरू। गांधी इंप्रेशन देता था वर्ल्ड को या हिंदुस्तान को, ये जो है दानी तरफ, ये सारी दुनिया की तारीफ जानता है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसकी तरबियत दिमाग में हुई है। गांधी क्रिएटेड एन इंप्रेशन तो कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, मगर दोनों हिंदुस्तान को बनाएंगे। सरदार पटेल एक्सेप्टेड द पोजिशन ऑन द लेफ्ट ऑफ महात्मा गांधी, and Nehru was always seated with Gandhi on his right. Then Gandhi actually taught India to accept this proposition. ये उसूल मान लो, हिंदुस्तान को, नए हिंदुस्तान को दोनों लोग बनाएंगे। तो एक दाहिनी तरफ है, एक बाहिनी तरफ है। जरा सा फर्क जो है वो इस वजह से है कि ये पढ़ा लिखा है और दुनिया की पॉलिटिक्स की हर टर्न समझता है, इसकी जरूरत यहां बैठने की है। और सरदार पटेल ने, इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया। इनके नजरियात मुख्तलिफ थे। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, नेहरू वाज ऑब्सेस्ड। नेहरू के दिमाग में एक किस्म का जबरदस्त जोलानी थी कि कश्मीर को हिंदुस्तान में रखना ही रखना है। सरदार पटेल उस डगर में उसके साथ नहीं था। और सरदार पटेल ने, देखिए एक वाक़ा मुझे याद आ गया, तो मैंने दोनों को खूब पढ़ा और लाइब्रेरी में दोनों पर मेरी रिसर्च है। वो ये है कि एक मौके पर यह था कि ये जो वजीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान दिल्ली आ गया। नेहरू एक दफा गया कराची,
अब दूसरी बार जो जाना था मीटिंग के लिए, तो नेहरू और सरदार हर पेचीदा मसला एक साथ तय करते थे, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, हमनवा भी थे। अगर आज के बीजेपी को पूछेंगे, वो पटेल को अलग मानते हैं। सरदार पटेल हमेशा नजदीक रहा नेहरू। उन्होंने लड़ा, मगर हिंदुस्तान के लिए लड़ा, और नजरियात उनके बड़े मुख्तलिफ थे। मैं आपको एक वाक़ा बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर्स बात करते थे, तो उस सिलसिले में लियाकत अली खान यहां आ गया, नेहरू गया। अब नेहरू के फिर से पाकिस्तान में लियाकत अली खान से बात करने का एक मौका आ गया था। उस वक्त सरदार पटेल से नेहरू मिला, मैं जा रहा हूं कल। उसने उसको कहा, आप नहीं जा रहे हैं। तब हैरान हो गया नेहरू, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? तो क्या वजह है? दे वर वेरी फ्रैंक, दे वर फ्रेंड्स, बट लड़ते झगड़ते थे इंडिया के लिए। तो सरदार पटेल ने कहा, बैठिए। तो फिर कौन जाएगा? कहा माउंटबेटन। उसको कौन कहेगा? मैं, सरदार पटेल। वो ये था कि वो ये जो बातचीत हो रही थी, इससे सरदार पटेल थोड़ा बिगड़ गया था। बिकॉज के पैसा बंद किया था, तय हुआ था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो बहुत कहते थे, जवाहरलाल नेहरू मानता था, पटेल नहीं मानता था। पटेल का नजरिया था वो इसी से पैसा खरीद के हमको फिर मार। पटेल वॉज डेडली अगेंस्ट दैट मनी शुड बी पेड, जिसके लिए महात्मा गांधी को फिर मरण बर्द रखना पड़ा। तो इसने जब उसको पूछा कि फिर कौन जाएगा, उसने कहा, ना आप जा रहे हैं ना मैं जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि ये दोनों मशवरा करते थे पॉलिटिक्स का हिंदुस्तान के लिए जी। तो इसने कहा, तो कहिए माउंटबेटन को। तो पटेल ने माउंटबेटन को बुलाया और उसको कहा, ये बात कराची, लाहौर में मीटिंग थी, ये बात वहां उनको बताओ। ये मौका था, लियाकत अली खान वहां प्राइम मिनिस्टर था। तो जब ये गया माउंटबेटन, जो मीटिंग लियाकत अली खान के घर में हुई, बल्कि 1 नवंबर 1948 को ये मीटिंग थी। तो माउंटबेटन लियाकत अली खान के शाम को डिनर हुआ। वहाँ सरदार शौकत हयात खान भी था, 4 मिनिस्टर वेस्ट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी उनके थे। तो माउंटबेटन रूबरू हो गया लियाकत खान को। तो माउंटबेटन ने कहा, ये लफ्ज कही, या मोर और लेस द सेम कहा उसको, लियाकत, लिसन टू मी, एक्सेप्ट प्रपोजल ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। मुझे जवाहरलाल नेहरू ने नहीं भेजा, सरदार पटेल ने भेजा। एंड अंडरस्टैंड, टेक कश्मीर एंड डोंट इंसिस्ट ऑन हैदराबाद। अंदाजा लगाइए, ये कहता है उसको माउंटबेटन कि देखो, you can't get Hyderabad, you can get Kashmir, but agree with Sardar Patel's proposal. Take Kashmir, don't talk of Hyderabad. Hyderabad is not connected with you neither by sea nor by road. So this is not acceptable. This is not workable. Listen to Sardar Patel's proposal, the Iron Man of India. I have the authority to tell you, take Kashmir. तो लियाकत अली खान टच से मसने हो गया। असल में तारीख बनना थी, लियाकत अली खान की पहुंच दिमाग की इतनी नहीं थी कि वो इस मैसेज की इम्प्लीकेशन अंडरस्टैंड करता। इसके साथ मुझे एक और वाक़ा याद आ गया, आई स्टडीड इट थॉरली। वो ये है कि माउंटबेटन उसको कहता है, ये इस वक्त आयरन मैन ऑफ इंडिया दे रहा है आपको, टेक कश्मीर, डोंट टॉक ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद इज नॉट कनेक्टेड विद यू नीदर बाय सी, and world community will not support it. World community will support the Sardar's proposal, take Kashmir, because the principle is that majority in Jammu and Kashmir is Muslim. That rod that has been determined for, say, accession by Rajas and Maharajas with either country, that is the proposal. So, रात आ गई, माउंटबेटन गेस्ट हाउस में सोने के लिए गया। सरदार शौकत हयात खान वाज प्रोटोकॉल इन चार्ज आल्सो, सो ही वेंट विद हिम। माउंटबेटन को वहां सुलाने के बाद वो उल्टे पांव आया लियाकत अली खान को कहने के लिए, प्राइम मिनिस्टर, अंडरस्टैंड,
This time, Sardar Patel is offering you Kashmir. Hyderabad is not connected with us, neither by sea nor by road. How do you lay claim on Hyderabad? Be reasonable. Tomorrow morning, when Mountbatten will leave for Delhi, I will organize a hurried meeting with you and take Kashmir. Shaukat Hayat Khan tells Liaquat Ali Khan, because he was protocol in charge, so he was also, you see, the host for Mountbatten. And Liaquat Ali Khan, you can understand how brainy, how intelligent, how wise man Liaquat Ali Khan. He tells Shaukat Hayat Khan, look here, Hyderabad is bigger than Punjab. What are you talking? You want me to give up Hyderabad and take the Chattans, mountains of Kashmir? Sardar Shaukat Hayat Khan stood that time on his feet. He said, Prime Minister, Hyderabad is bigger than Punjab, for instance. But who offers you Hyderabad? Sardar Patel will never allow you to have Hyderabad's 1 inch. He has already decided in his mind it will be integral part of India. You take Kashmir, and that is the only proposition with you. And the time is running out, I will help you. So Liaquat Ali Khan told him, what are you talking me? What is Kashmir? You see some rocks. I want Hyderabad. He said, Hyderabad cannot come to you. You will lose Hyderabad, you will lose Kashmir. Decide. लियाकत अली खान डिफर्ड विद हिम. तो शौकत साहब आपको क्या हो गया, कश्मीर के पहाड़ बताता है, मैं हैदराबाद में लूंगा. तो वो खड़ा होकर उसको कहता है, हैदराबाद will never accede to Pakistan. And there is no grammar, there is no rule for that. We have, India has decided Hyderabad will be with India because it is 82% Hindu. How can it come to Pakistan? Then I tell you, you will lose Hyderabad, you will lose Kashmir. But this time I tell you, I can organize another meeting of Mountbatten to you, because when he will leave for Delhi, that time I can tell him, you have 10-minute meeting with Liaquat Ali Khan. He said no, because he was not well read in history. That is Liaquat Ali Khan. When he said no, Shaukat got on his feet. Prime Minister, I resign my position as head of the administration for the position you have taken in Kashmir. He was in charge, Shaukat Khan. I resign my post as minister in the Punjab government. This is my resignation, because I don't want to be party to that decision. That would be ruinous for Pakistan. So I will be a free man. Table पर इस्तीफा देकर गया, and then you saw what happened. Liaquat Ali Khan neither got Kashmir, nor got Hyderabad, nor got Junagadh, and he died a sad man. And this time in Pakistan, people blame Zulfikar Ali Bhutto at Landi Kotal addressed to Jirga, and he told them, you have to accept the principle on the basis of history and geography. If you falter, then you will do the same as Pakistan did. They lost Hyderabad, they lost Jammu and Kashmir, they lost Junagadh also. That is what Zulfikar Ali Bhutto said at Landi Kotal. So it was a digression, because ultimately we must come to any other question relating to this. सोज साहब, ये पूरी एक तारीख का बहुत अहम हिस्सा जो है वो आपने हमें समझाया. अगर हम 47 और उसके बाद के कश्मीर को समझने की कोशिश करें, या उस कश्मीर को समझने की कोशिश करें जो कश्मीर शेख साहब से शुरू होता है, शेख अब्दुल्ला से लेके अब तक 370 और 35 से जो अब खत्म हो गया है. कुछ लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 से में कुछ बचा ही नहीं था. शेख साहब से लेके अब तक खुद बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो बदलती रही हैं. शेख साहब आए या सत्ता के लिए उन्होंने इल्हाक कर लिया, उन्हें लगा कि जिंदगी के ये आखिरी साल हैं, कहीं ऐसा ना हो ये भी जेल में काटने पड़े, तो इल्हाक कर लेते हैं.
नहीं, शेख साहब को मेरा पहचानने का दूसरा नज़रिया है। मगर अगर घाटा हुआ वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से नहीं होगा। देखिए, मैं बताऊंगा आपको। गालिबन आप साफ चाहते हैं कि मैं साफ गोई से काम लूँ। शेख साहब अकेला था और उनका मिशन आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख साहब को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, वो पढ़ते ही नहीं है। तो मेरे पास शेख साहब की ज़िंदगी और उसके कारनामों का बड़ा एक गोशा है। मतलब आई हैव लॉट ऑफ लिटरेचर। वो ये शेख साहब अकेला था। अब वो चले गए हैं सारे। सादिक कम्युनिस्ट, बख्शी गुलाम मोहम्मद टेरिबली ये करप्ट। उसके दिमाग में गरीब लोग थे, उसको तो अपने बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को मुरफ़्फ़ा करने के लिए, उनको अमीर बनाने के लिए बख्शी साहब ने काफ़ी गलत किया। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने इस रिसर्च में ये देखा कि शाली स्टोर के मुलाजिमीन शेख साहब को पहुंच गए वफद में। उनको पता था ये शख्स कुछ भी हो, ये दयानतदार है, तो उन्होंने शेख साहब ने बिठाया अपने पास। क्या है, शेख साहब बख्शी गुलाम अहमद के खिलाफ सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बड़ा मुंतजिम था, वो ट्रस्ट भी करता था बख्शी पर काफ़ी। तो जब ये कहने लगे, अब उनको कहा कश्मीरी में, आप बार बार आते हैं बख्शी गुलाम अहमद के नाम, नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, सुनना पड़ेगा, वो चोरी करता है, यही लफ्ज़ कहा। अनपढ़ लोग के बाहर से जो चावल आते हैं वो बोरियां जब जमा हो जाते हैं, फिर ये बोरियां बख्शी साहब के रिश्तेदारों को देना पड़ती है। बल्कि उनको जो ऊपर स्टील के लगे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वदर कहते हैं कश्मीरी में, जिन पर जो बोरियों के ऊपर स्टील का वो लगाते हैं मजबूत रखने के लिए, वो भी उधर ही जाता है। तो उन्होंने उनको कहा शायद स्टोर में चोरी शुरू हो गई। शेख साहब सुनना नहीं चाहते थे बख्शी साहब के खिलाफ। बाद में तो बहुत कुछ सुना।